आसिम, वहां मेरा भाई मौत के मुंह में पड़ा है और तुम्हें अपने झमेलों से ही फुर्सत नहीं मिल रही। मैं जब से तुम्हें कह रही हूं मुझे उनसे मिलवाने के लिए ले चलो। आसिम रात देर से घर आया तो जुबैदा बेगम उस पर बुरी तरह बरस पड़ी। अम्मी, आप देख तो रही हैं, मुझे एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं मिल रही। मेरी नई जॉब लगी है जिसके लिए मुझे वक्त देना लाजमी है। अब आप ही बताएं मैं कैसे वक्त निकालूं। अपनी प्लेट में खाना निकालते हुए आसिम बुरी तरह से झुंझला गया था। कितनी भूख उसे लग रही थी, अब इतना ही उसका खाने से दिल उचाट होता जा रहा था। मैं सब जानती हूँ आसिम, तुम मुझे मेरे भाई से मिलवाने के लिए क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? तुम्हारे दिल में अब तक उनके लिए बैर है। जब भी ना ही खुद जाकर उनकी खैरियत मालूम करते हो और ना ही मुझे लेकर जाते हो। जुबैदा बेगम आसिम से बेहद खफा थी। उनका इकलौता भाई 2 दिन से अस्पताल में बिस्तरे मर्ग पर पड़ा था और अब तक देखने तक नहीं गई थी। इसी वजह से जुबैदा बेगम गुस्से से पागल हो रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी उड़कर अपने भाई के पास पहुंच जाए। अम्मी, मैं आपको उनसे मिलवाने के लिए ले चलूंगा, अभी मुझे कुछ वक्त मिल जाए। जाहिर है आप भी जानती हैं कि ये जॉब मुझे कितनी मुश्किल से मिली है। अब आपके भाई की खातिर तो मैं अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालूंगा। अपने मामू का जिक्र करते हुए आसिम का हलक तक कड़वा हो गया था। उसने मजीद खाने से हाथ खींच लिया। नहीं आसिम, मैं जानती हूँ ये बात। तुम जानबूझकर मुझे उनसे मिलवाने नहीं लेकर जा रहे। तुम उनके खिलाफ अपने दिल में नफरत और कदूरत पाले बैठे हो। जब मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, तो तुम क्यों ये सब कुछ कर रहे हो? जुबैदा बेगम के लहजे में नमी घुली हुई थी। वो आसिम को समझा समझा कर थक चुकी थी, मगर वो तो जैसे अपने मामू से नफरत करने लगा था। और जुबैदा बेगम ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? वो जैसा भी था उनका इकलौता भाई था। माँ बाप के बाद इस दुनिया में एक वही तो उनका सहारा थे। अम्मी, आप भूल सकती होंगी उनका किया हुआ, मगर मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मुझे जब भी वो सब याद आता है ना, मेरा बस नहीं चलता मैं कुछ कर दूँ। अगर मैं खामोश बैठा हुआ हूँ ना, तो आपकी वजह से खामोश हूँ, वरना ऐसे लोगों से निमटना मुझे बहुत अच्छे से आता है। हमेशा की तरह उनके जिक्र पर आसिम के लहजे की तिलखी घुल गई थी, मगर जुबैदा बेगम की वजह से उसने खुद को मज़ीद कुछ भी कहने से बाज रखा था, क्योंकि वो जानता था इस वक्त उसकी माँ अपने भाई को लेकर किस कदर रंजीदा है। वो कुछ और कहकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहता था। इसी वजह से अब बिल्कुल खामोश हो गया और उसने हथियार डाल दिए। आसिम, वो जैसा भी है, उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, मगर है तो वो मेरा भाई। अब जब उसे मेरी ज़रूरत है तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? वो वहाँ 2 दिन से अस्पताल में अकेला पड़ा है, उसके पास कोई भी नहीं, और मैं यहाँ घर में आराम से बैठी हूँ। तुम खुद ही बताओ मुझे सुकून कैसे मिल सकता है? मैं 2 दिन से तुम्हारी मिन्नत समाजत कर रही हूँ, मुझे उससे मिलवाने के लिए ले चलो, मगर तुमने अपनी ही करनी है। जुबैदा बेगम अब बाकायदा रोने लगी थी। उन्होंने जब से सुना था कि उनका भाई अस्पताल में पड़ा है, उन्हें किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर उसके पास पहुंच जाए। अच्छा अम्मी, आप रोएं तो मत, मैं कल जल्दी आने की कोशिश करूंगा। आखिरकार आसिम ने उनके सामने हथियार डाल दिए थे। उसकी बात सुनकर जुबैदा बेगम ने अपने आंसू पोंछे थे। आसिम वहाँ से उठकर चला गया था। अब वो मज़ीद उस शख्स का जिक्र नहीं सुन सकता था जिसकी वजह से आज वो लोग इस हाल को पहुँचे हुए थे। कमरे में आकर भी वो जाने कितनी ही देर जागता रहा। उसका दिल अजीब सा हो रहा था। जिस शख्स से उसे नफरत थी, कल उसे उसी से मिलने जाना था। वो 2 दिन से जानबूझकर घर देर से आ रहा था। वो अस्पताल जाने से बचना चाहता था, मगर वो अपनी माँ की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता था। जब भी उनकी जिद के सामने मजबूर हो गया और उन्हें अस्पताल ले जाने पर राज़ी हो गया।
सारी रात उसकी आंखों में कटी थी। सुबह जब वो सोकर उठा तो उसका सर भारी हो रहा था। उसकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं हुई थी। नाश्ते के चंद लुकमे लेकर वो ऑफिस जाने के लिए निकल खड़ा हुआ। उसने घर से निकलने से पहले जुबैदा बेगम ने उसे याद दिलाया था कि आज उसे ऑफिस से जल्दी घर आना है। आसिम महज सर ही हिला सका था और ऑफिस जाने के लिए निकल गया था। आसिम के मामू शिराज साहब एक बहुत बड़े कारोबारी आदमी थे। ये सारी दौलत और कारोबार उन्हें विरासत में मिला था और उसमें उनकी बहन जुबैदा बेगम का भी हिस्सा था। जुबैदा बेगम ने अपनी पसंद से शादी की थी और यही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जिस वक्त उनके माँ बाप जिंदा थे, उन लोगों ने अपनी बेटी की पसंद को मलहूज़ खातिर रखते हुए उसकी शादी कामरान से करवा दी। मगर उसकी शादी करने से पहले उन दोनों ने उसे समझाया ज़रूर था कि ऐसी शादियां कभी भी कामयाब नहीं होती। मगर उस वक्त जुबैदा के सर पर मोहब्बत का भूत सवार था। वो कामरान के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। जब भी उसने अपने माँ बाप की हर नसीहत को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो अपनी मोहब्बत से शादी करने जा रही हैं। कामरान निस्बतन एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसका और जुबैदा के घराने का कोई जोड़ नहीं था। मगर जुबैदा भी अपनी बात पर कायम थी कि वो शादी करेगी तो सिर्फ कामरान से करेगी, वरना कुछ खाकर मर जाएगी। जुबैदा उनकी इकलौती बेटी थी। वो दोनों अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते कैसे देख सकते थे। हालांकि उस वक्त जुबैदा के लिए बहुत बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आए हुए थे। मगर जुबैदा के दिमाग में जाने क्या खन्नास भरा हुआ था कि उसे गरीब घर का एक लड़का पसंद आ गया था। कामरान जुबैदा की दोस्त का भाई था और उन दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और जुबैदा उसे दिल दे बैठी थी। घर में जब ये बात पता चली तो एक तूफान आ गया। जुबैदा के माँ बाप ने अपनी बेटी के लिए बहुत से ख्वाब सजा रखे थे। उन्होंने जुबैदा को कामरान से दूर रखने की कोशिश की और जुबैदा का कॉलेज जाना बंद करवा दिया। मगर जुबैदा तो कामरान से सच्ची मोहब्बत कर बैठी थी। अब वो उसके बगैर एक पल नहीं रह सकती थी। जुबैदा ने बिना डरे अपने घर में साफ कह दिया था कि वो सिर्फ कामरान से शादी करेगी और किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो अपनी जान ले लेगी। जुबैदा के माँ बाप डर गए थे। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने उसका रिश्ता कामरान से तय कर दिया। जब शिराज तक ये बात पहुंची तो वो गुस्से से पागल हो गया। शिराज जुबैदा से 4 साल छोटा था। इसी वजह से जुबैदा उसे खातिर में नहीं लाती थी। जबकि शिराज ने जुबैदा के ये सब करने से मना किया तो जुबैदा और शिराज का बहुत झगड़ा हुआ। यहाँ तक कि शिराज अपनी बहन की शादी में भी नहीं बैठा। मगर उस वक्त जुबैदा को किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। शिराज ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी बहन एक गरीब लड़के का हाथ थाम रही है और वो लड़का अब शिराज की बराबरी पर आएगा। मगर जुबैदा को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कामरान से शादी के बाद जुबैदा बहुत खुश रहने लगी थी। कामरान कम कमाता था मगर उसने जुबैदा को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दी थी। जुबैदा कामरान के साथ बहुत खुश थी। जब तक जुबैदा के माँ बाप जिंदा थे उसके लिए मेके का दर खुला हुआ था। मगर उसके माँ बाप के यज्ञ बाद दीगरे वफात हो गई थी। माँ बाप के जाने के बाद शिराज ने मेके का दर भी जुबैदा के लिए बंद कर दिया। उसने अपनी बहन से अपने सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए और जुबैदा से साफ कह दिया था कि उसके माँ बाप मर चुके हैं, अब उसका घर में कोई काम नहीं, इसलिए बेहतर है कि वो अब इस घर में ना आया करे। उस दिन जुबैदा रोते हुए अपने घर आई थी, मगर फिर भी उन्होंने अपने भाई के दर पर जाना नहीं छोड़ा था। वो अक्सर आसिम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने भाई के घर ले जाती थी। मगर शिराज का रवैया अपनी बहन के साथ बहुत सर्द होता था। आसिम भी समझदार हो रहा था। वो ये सब बातें बखूबी देख रहा था। वो अक्सर अपनी माँ को मना करने लगा था कि वो उसे लेकर मामू के घर ना जाया करें, वो इन लोगों को देखकर खुश नहीं होते। मगर जुबैदा भी अपने दिल के हाथों मजबूर थी। वो अपने भाई से बेतहाशा मोहब्बत करती थी। और फिर एक दिन कामरान को
کینسر جیسا موذی مرض لاحق ہو گیا، مگر ان لوگوں کے پاس اس بیماری کے علاج کے لیے بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ وہ دن زبیدہ کی زندگی کے سب سے برے دن تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس طرح سے اپنے شوہر کو بچائے۔ کینسر کامران کو کھاتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف شیراز کو بہن کی پریشانی کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر میں اور کاروبار میں بہت مصروف رہتا۔ اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ اس کی بہن زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے۔ اس نے ایک طرح سے اپنی بہن سے سارے رشتے ناطے ختم کیے ہوئے تھے۔ زبیدہ کافی دن شیراز کے گھر نہیں گئی تو شیراز کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور نہ ہی شیراز نے پلٹ کر زبیدہ سے پوچھا تھا کہ وہ اتنے دن کہاں ہے۔ زبیدہ نے بھی شیراز سے کامران کی باری میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کو لگے کہ وہ اس سے کوئی مدد چاہتی ہیں، اسی لیے اس نے یہ بات شیراز سے چھپا لی تھی۔ کامران کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ زبیدہ نے اپنے سارے زیور بیچ دیے تھے اور اس رقم سے وہ کامران کا علاج کروا رہی تھی، مگر کامران کی طبیعت بہتر ہونے کے بجائے بگڑتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ کینسر کے آخری مرحلے پر پہنچ گیا۔ زبیدہ کے پاس سے سارے پیسے بھی ختم ہو گئے تھے اور کامران کی تکلیف بھی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب کامران کو اسپتال میں داخل کروانے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا، مگر زبیدہ کے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خالی ہاتھ ہو چکی تھی، مگر وہ اپنے شوہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے مرتے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ زبیدہ نے بے انتہا مجبور ہو کر شیراز کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا فیصلہ کر لیا اور عاصم کے ساتھ شیراز کے گھر جا پہنچی۔ شیراز اسی وقت اپنے آفس سے آ کر بیٹھا تھا اور اپنے گھر کے وسیع ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیٹی بھی اس وقت اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جس وقت زبیدہ عاصم کے ساتھ شیراز کے گھر میں داخل ہوئیں، رات ہو رہی تھی، باہر بارش بری طرح سے برس رہی تھی۔ زبیدہ بہت ہی ہمت کر کے شیراز سے پیسوں کی بات کرنے آئی تھی۔ زبیدہ کو اس وقت اپنے سامنے دیکھ کر شیراز کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ حالانکہ زبیدہ نے کئی مہینوں بعد اس کے گھر میں قدم رکھا تھا، مگر شیراز پھر بھی خوش نہیں ہوا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ زبیدہ اس کے سامنے عاصم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور سامنے شیراز ٹانگ پر ٹانگ جمائے انتہائی تکبر سے بیٹھا ہوا تھا۔ شیراز، کامران کو کینسر ہے اور اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کینسر اسپتال میں داخل کروا دو۔ یہ کہتے ہوئے زبیدہ کی آواز رند گئی تھی۔ پھر میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ شیراز کے چہرے پر اتنی بڑی خبر سن کر بھی کوئی پریشانی نمودار نہیں ہوئی تھی۔ شیراز کے اس لہجے پر ایک لمحے کے لیے زبیدہ کا دل ڈگمگایا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شیراز یہ سب سن کر پریشان ہو جائے گا اور فوراً اپنی بہن کو تسلی دے گا، مگر وہ تو یوں آرام سے بیٹھا ہوا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شیراز، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنا سارا زیور بیچ دیا ہے اور وہ سب کامران کی بیماری پر لگ گیا ہے۔ اب میرے پاس پیسے بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ میں اب اسپتال کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی۔ یہ کہہ کر زبیدہ زاروں قطار رونے لگی تھی۔ شیراز کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تو تم نے کیا سوچ کر ایک کنگلے انسان سے شادی کی تھی؟ میں نے تمہیں کتنا منع کیا تھا، مگر اس وقت تم میرے انکار کو کسی خاطر میں نہیں لائی تھی، اور آج تمہیں اسی شخص کے لیے اپنے بھائی کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ شیراز کے لہجے میں اس وقت غرور بول رہا تھا۔ شیراز، یہ وقت نہیں ہے ان سب باتوں کا۔ آج مجھے اپنے شوہر کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، جب بھی میں تمہارے در پر پیسے مانگنے کے لیے آئی ہوں، ورنہ تم بھی جانتے ہو اتنے سالوں میں آج تک میں نے تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے ہیں۔ جیسا بھی وقت آیا میں نے صبر اور شکر سے کاٹا ہے۔ اگر آج میں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہوں تو یہ میری مجبوری ہے۔ زبیدہ بیگم ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میرے پاس اتنا فالتو پیسہ نہیں ہے جو کہ تمہارے شوہر جیسے کنگلے اور لالچی انسان پر خرچ کروں۔ شیراز نے یہ کہہ کر منہ موڑ لیا تھا، جس پر زبیدہ تڑپ اٹھی تھی۔ شیراز، اب تم زیادتی کر رہے ہو۔
कामरान ने आज तक तुमसे एक पैसा तक नहीं मांगा, और कामरान तो ये जानता तक नहीं कि मैं इस वक्त यहाँ तुमसे पैसे मांगने आई हूँ। जुबैदा को अपने भाई की बातें सुनकर दुख हो रहा था। वो समझ रही थी कि उसका भाई उसकी तकलीफ पर तड़प उठेगा, मगर वो तो यूं आराम से बैठा था जैसे जुबैदा अपने शौहर के बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में बात कर रही हो। शर्मिंदगी से आसिम का सर नहीं उठ रहा था। वो खुद को कोस रहा था कि वो क्यों अपनी माँ को यहाँ लेकर आ गया। सुनो जुबैदा, मेरे पास तुम्हारे शौहर के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। शिराज एकदम ही गुस्से में आ गया। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो इस जायदाद में से मुझे मेरा हिस्सा दे दो, ताकि मैं कम से कम अपने शौहर का इलाज करवा सकूं। आखिरी हल जुबैदा को यही नजर आया था, और ये बात शिराज को किसी तीर की माने चुभी थी। यूं तो तुम ये बोलो ना, अपने शौहर की बीमारी का बहाना करके तुम यहाँ अपना हिस्सा मांगने आई हो। ये तुम्हारी भूल है कि तुम्हें कभी इस घर से कोई हिस्सा मिलेगा। तुमने अपनी मर्जी से कामरान से शादी की थी। मैंने उसी दिन तुमसे अपना हर रिश्ता ख़त्म कर दिया था, तो अब किस हैसियत से यहाँ अपना हक मांगने आई बैठी हो? जिस दिन तुमने उस शख्स से शादी की थी उसी दिन तुम्हारा इस घर से रिश्ता ख़त्म हो गया था। गार्ड्स, ये लोग चले जाएं तो दरवाज़ा बंद कर देना। वो अपनी बेटी के साथ वहाँ से उठ गए थे। इस समय उनकी बेटी बिल्कुल खामोश रही थी। आसिम को उसके सामने इस हद तक शर्मिंदगी हो रही थी, वो तो अपनी नज़रें उठाने के भी काबिल नहीं रहा था। शिराज ने उन्हें अपने घर से धक्के देकर नहीं निकाला था, मगर आसिम को उस दिन यही लगा था कि उसे किसी ने बुरी तरह से धक्के देकर निकाला हो। पूरा रास्ता जुबैदा बेगम रोती हुई घर आई। आसिम बिल्कुल चुप था, उसे जैसे सांप सूंघ गया था। आज उसे अंदाज़ा हो रहा था कि गरीब होना कितना बड़ा जुर्म है। उनकी किस्मत, अगले दिन किसी ने खामोशी से कामरान साहब के इलाज के पैसे जमा करवा दिए। आसिम ने नाम जानने की कोशिश की थी, मगर अस्पताल वालों ने नाम बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जो कोई भी था सामने नहीं आना चाहता था। 1 महीने तक कामरान का इलाज चलता रहा, मगर वो इस जानलेवा बीमारी से ना बच सके और इस जहाने फानी से कूच कर गए। उनके जाने के बाद शिराज ने अपने घर और अपनी माँ को संभाला। उसने दिन रात मेहनत की, यहाँ तक कि आज उसकी अच्छी जॉब भी लग गई थी, मगर वो शायद उस दिन हुई बेइज्जती को सारी जिंदगी नहीं भूल सकता था। उसकी ज़ात उस रात से कभी बाहर ही नहीं निकल सकी थी। आज इस बात को कई साल गुजर चुके थे, मगर ना ही उसने दोबारा से अपने मामू के घर कदम रखा था और ना ही अपनी माँ को रखने दिया था। इस बात को कई साल गुजर चुके थे, मगर आसिम के दिल में गिराह पड़ गई थी। हालांकि जुबैदा बेगम का उस घर में जायदाद में हिस्सा था, मगर आसिम ने सख्ती से मना कर दिया कि हमें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने बलबूते पर सब कुछ करेगा। अगले दिन आसिम ऑफिस से जल्दी घर आ गया, क्योंकि अब वो मज़ीद अपनी माँ को नहीं टाल सकता था। वो उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। जब भी वो उन्हें अस्पताल ले जाने पर राज़ी हो गया। जिस वक्त जुबैदा बेगम और आसिम अस्पताल पहुँचे, मगरिब हो चुकी थी। कमरे में शिराज साहब को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और डॉक्टर ने बाईपास का कहा था। जुबैदा बेगम और आसिम शिराज साहब के कमरे के बाहर पहुँचे तो उन्हें रानिया बाहर ही बैठी हुई दिखाई दी। शिराज साहब की हालत नाजुक थी, उनके लिए हर लम्हा कीमती था। रानिया बाहर बैठकर बुरी तरह से रो रही थी। वो 2 दिन से अकेली ही अस्पताल में मौजूद थी और अपने बाप के लिए खुद ही भाग दौड़ कर रही थी। रानिया की माँ का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। इस वजह से इस वक्त रानिया बिल्कुल तन्हा थी। जुबैदा बेगम को देखकर रानिया अपनी जगह से उठी और बेसाख्ता उनके गले से लग गई और बुरी तरह से रोने लगी। जुबैदा बेगम ने भी उसे शफकत से गले लगाया और उसे मुसलसल तसल्ली दे रही थी, मगर रानिया के आंसू थम नहीं रहे थे। आसिम बेदिली से खड़ा ये मंजर देख रहा था। जाने क्यों रानिया को देखकर उसे अपनी बेइज्जती सिरे से याद आने लगी थी। शायद वो शिराज साहब की बेटी थी, इसी वजह से उसे रानिया से नफरत महसूस हो रही थी।
उसे देखकर इसका पारा मजीद हाई हो रहा था और अब तो जुबैदा बेगम भी उसे अपने गले लगाए रोने लगी थी। आसिम को कहाँ बर्दाश्त था कि उसकी माँ की आंखों में आंसू आते। वो फौरन आगे बढ़ा और जुबैदा बेगम को रानिया से अलग किया। रानिया ने चौंक कर आसिम की तरफ देखा था। उसे आसिम की निगाहों में अपने लिए सिर्फ सर्द मेहरी दिखाई दी थी। अम्मी, आप इस तरह से रोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आसिम ने धीमी आवाज में अपनी माँ से कहा तो जुबैदा बेगम ने दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू पोंछे। आसिम रानिया को नजरअंदाज करता हुआ जुबैदा बेगम को लेकर अंदर पहुंच गया। रानिया भी उनके पीछे कमरे में दाखिल हुई थी और अपने बाप को मशीनों में जकड़ा हुआ देखकर उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आए थे। सुबह शिराज साहब का ऑपरेशन था। शिराज साहब इस वक्त होश में थे। इतने सालों बाद उन्होंने जुबैदा बेगम को सामने देखा तो चंद लम्हों के लिए पथरा से गए। उनकी नजरें जुबैदा बेगम के चेहरे पर जमी थी। जुबैदा बेगम अपने भाई की ये हालत देखकर तड़प कर आगे बढ़ी और ज़ारों कतार रोने लगी। शिराज साहब भी रोने लगे थे। आसिम एक कोने में लब फेंचे खामोश खड़ा था। वो जल्द अज जल्द यहाँ से जाना चाहता था, मगर जुबैदा बेगम को दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो अपने भाई की यह हालत कैसे देख सकती थी। दोनों बहन भाई एक दूसरे से मिलकर रो रहे थे। उनके साथ खड़ी रानिया भी रो रही थी और आसिम खड़ा उकताए हुए ये सारा मंजर देख रहा था। जुबैदा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। शिराज साहब ने जुबैदा बेगम के सामने हाथ जोड़ दिए थे। जुबैदा बेगम ने अपने भाई के हाथ पकड़ लिए और उनसे कहने लगी, कैसी बातें करते हो शिराज, मैं कभी भी तुमसे नाराज़ नहीं थी। तुम तो मेरे छोटे भाई हो। भला एक बहन भी अपने भाई से कभी नाराज़ रह सकती है। जुबैदा बेगम का दिल भरा हुआ था। वो सब कुछ भूल चुकी थी कि शिराज साहब ने उनके साथ क्या किया था। उन्हें सिर्फ यही याद था कि उनका भाई इस वक्त तकलीफ में है। जुबैदा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। शिराज साहब ने बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल की। हाँ बोलो शिराज। जुबैदा बेगम हमतन गोश हो गई थी। जुबैदा, मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, शिराज साहब ने नम लहजे में कहा, जैसे उन्हें यकीन हो गया था कि अब उनकी सांसें गिनी जा चुकी हैं। अल्लाह ना करे शिराज, तुम्हें कभी कुछ हो, तुम्हारा साया तुम्हारी बेटी पर हमेशा सलामत रहे। जुबैदा बेगम ये बात सुनकर परेशान तो हो गई थी। जुबैदा, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर तुम इसका निकाह आसिम से कर दो। मैं अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटी को महफूज हाथों में सौंप कर जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये दुनिया बहुत जालिम है। जो कुछ जुल्म मैंने और इस दुनिया ने तुम्हारे साथ किया है, नहीं चाहता कि वो सब कुछ मेरी बेटी के साथ हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को अपना लो। शिराज साहब जुबैदा बेगम के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर रोने लगे थे। उनकी आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। रानिया मजीद रोना शुरू हो गई और जुबैदा बेगम बिल्कुल खामोश थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दें। उन्होंने आसिम की तरफ देखा तो ज़ब्त से आसिम का चेहरा सुर्ख हो रहा था। जुबैदा बेगम जानती थी कि आसिम कभी भी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होगा, मगर एक जानिब उनका बिस्तरे मर्ग पर लेटा हुआ भाई था तो दूसरी जानिब उनका ज़िद्दी और हट दरम बेटा था। वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। चंद लम्हों के लिए वो बिल्कुल खामोश हो गई। आसिम गुस्से से जुबैदा बेगम की जानिब देख रहा था, जो इस बात का वाज़ेह इशारा था कि वो एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहता। जुबैदा बेगम ने आसिम पर से नज़रें हटा ली और फिर रानिया को देखा, जो सर झुकाए बस रोए जा रही थी। वो अपने बाप को यूँ मरता हुआ कैसे देख सकती थी। ठीक है शिराज, मैं आसिम का निकाह रानिया से करने पर राज़ी हूँ। जुबैदा बेगम को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। आसिम ने बेइंतहा चौंक कर अपनी माँ की तरफ देखा, मगर वो तो इसकी जानिब मुतवज्जो ही नहीं थी। आसिम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
उसे तो लग रहा था कि उसकी माँ साफ इनकार कर देगी, क्योंकि वो भी जानती थी कि आसिम अपने मामू से कितनी नफरत करता है, मगर वो तो निकाह पर हामी भर चुकी थी। शिराज साहब ने सुकून का सांस लिया। वहीं रानिया ने भी चेहरे पर खौफ सजाए आसिम की जानिब देखा था, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ टपक रहा था। अम्मी, मेरे साथ बाहर आएं, मुझे आपसे बात करनी है, आसिम ने जुबैदा बेगम से इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और कमरे से बाहर चला गया। जुबैदा बेगम कमरे से बाहर आई तो आसिम गुस्से में टहल रहा था। जुबैदा बेगम को देखते ही वो उनके करीब आया और उनसे कहा कि अम्मी, यह आपने क्या किया है? आप जानती हैं मैं इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं हो सकता, फिर आपने क्यों मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता तय कर दिया? और ना सिर्फ रिश्ता तय कर दिया बल्कि निकाह भी कर रही हैं। आसिम इस वक्त सख्त गुस्से में था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस वक्त क्या करे। अम्मी, मैं कह रहा हूं कि मैं हरगिज़ भी आपके भाई की बेटी से शादी नहीं करूंगा। ये वही शख्स है जिसने मेरे मरते हुए बाप को बचाने से इनकार किया था। आसिम की आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। आसिम, मैं सब जानती हूँ, मगर मेरा भाई बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है, उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, तो मैं कैसे उसको इनकार कर सकती थी? मैं नहीं चाहती मेरा भाई इस दुनिया से कोई बोझ लेकर जाए। जुबैदा बेगम रोने लगी थी और फिर उन्होंने आसिम के सामने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने आसिम से कहा कि मेरी ज़बान की लाज रख लो, रानिया से निकाह कर लो। यहीं आकर आसिम अपनी माँ के सामने बेबस हो जाता था। वो चाह कर भी अपनी माँ को दुख नहीं दे सकता था। अम्मी, ये आपने क्या किया है? क्यों मुझे मजबूर कर रही हैं? मैं इस रिश्ते के लिए कभी भी राज़ी नहीं हो सकता। मैं कैसे भूल जाऊं कि आपके भाई ने उस रात आपकी कितनी बेइज्जती की थी। मेरा बाप भी तो बिस्तरे मर्ग पर पड़ा था, मगर इस शख्स ने उन पर रहम नहीं खाया था, तो आप कैसे इन पर रहम कर सकती हैं? अब आसिम की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बिल्कुल बेबस हो गया था। उसकी माँ ने उसे इस दौराहे पर ला खड़ा किया था जहाँ उसे कोई भी रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। आखिरकार उसे निकाह के लिए हामी भरनी पड़ी थी और फिर अस्पताल के कमरे में ही आसिम और रानिया का निकाह पढ़ा दिया गया। शिराज साहब ने सुकून की सांस ली। जिस बहन का चेहरा देखने के वो रवादार नहीं थे, आज उनके बेटे से ही अपनी बेटी का निकाह कर दिया था। आसिम ने बेदिली से निकाहनामे पर साइन किए तो रानिया को उस वक्त महज अपने बाप की फिक्र थी। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि उसका निकाह हो रहा है। वो बस दुआएं कर रही थी कि उसका बाप सही हो जाए। शिराज साहब बहुत खुश थे। निकाह के कुछ देर बाद वो सो चुके थे। आसिम जुबैदा बेगम को लेकर घर आ गया था। रानिया वहीं अस्पताल में मौजूद थी। अस्पताल में आधी रात को डॉक्टरों की भगदड़ मच गई थी। शिराज साहब की तबीयत खराब हो गई थी और फिर वो आधी रात को इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए थे। रानिया ने जुबैदा बेगम को फ़ोन करके बुला लिया। वो उसी वक्त भागी भागी चली आई। अपने भाई के चले जाने का उन्हें बहुत सदमा था। वो तो समझ रही थी कि उनका भाई ठीक हो जाएगा, मगर यहाँ तो उनका भाई इस दुनिया से जा चुका था। जुबैदा बेगम रानिया को संभाल रही थी, जो किसी भी सूरत नहीं संभल रही थी। शिराज साहब के इंतकाल को महीना गुजर चुका था। जुबैदा बेगम जब से वो रानिया के साथ इसी घर में रह रही थी, मगर आसिम सिर्फ जनाजे के दिन आया था। उसके बाद से वो अपने घर पर ही मौजूद था। जुबैदा बेगम उसे कई बार कह चुकी थी कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाए, मगर आसिम ने उनकी बात नहीं मानी थी। वो अपने ही घर पर था। जुबैदा बेगम को उसकी फिक्र लगी हुई थी। आखिरकार 1 महीना हुआ तो जुबैदा बेगम ने रानिया और आसिम के वलीमे का ऐलान कर दिया। आसिम तो ये सुनकर बहुत जजुबजुब हुआ था। उसने इनकार करना चाहा, मगर जुबैदा बेगम ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और वलीमे का दिन मुकर्रर कर दिया। यूं आसिम और रानिया का वलीमा भी हो गया और जुबैदा बेगम रानिया को अपने घर ले आई। रानिया दुल्हन बनी आसिम के कमरे में मौजूद थी, मगर आसिम गुस्से के मारे लाउंज में टहल रहा था। उसका अपने कमरे में जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। दूसरी जानिब रानिया उसी का कमरे में इंतज़ार कर रही थी।
زبیدہ بیگم نے جب عاصم کو یوں باہر بیٹھے دیکھا تو فوراً اس کے پاس آئیں اور اس سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اس وقت کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ تمہاری دلہن کمرے میں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ زبیدہ بیگم نے غصے سے عاصم کو جھڑکا تھا۔ عاصم نے کوف سے ان کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ امی، میں نے آپ کی مرضی سے اس سے شادی تو کر لی ہے، مگر وہ اس سے زیادہ کی مجھ سے بالکل امید مت کیجیے گا۔ عاصم اس وقت شدید بیزار تھا۔ شیراز صاحب کے انتقال کے بعد بھی اس نے رانیہ کو کوئی تسلی نہیں دی تھی اور نہ ہی اس سے کوئی بات کی تھی۔ رانیہ بھی خاموشی سے عاصم کا رویہ دیکھ رہی تھی، مگر اب عاصم کو اپنے کمرے میں جانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ مگر زبیدہ بیگم کے ڈانٹنے پر وہ کمرے میں چلا گیا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو رانیہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر عاصم کو نئے سرے سے غصہ چڑھا تھا۔ وہ رانیہ کی جانب بڑھا اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ رانیہ اس اچانک افتاد پر بوکھلا سی گئی۔ اسے عاصم سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ اتنا درست رویہ اختیار کرے گا۔ عاصم نے رانیہ کے خوبصورت چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے اس سے کہا کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کی خوشی کے لیے کی ہے، اس لیے مجھ سے امید بالکل مت رکھنا کہ میں تمہیں کبھی بھی ایک بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ رانیہ کی آنکھیں پل بھر میں ہی آنسوؤں سے بھری تھیں۔ وہ حیرت سے عاصم کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے عاصم سے اپنا بازو چھڑانا چاہا، مگر اس کے بازو پر عاصم کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ عاصم، میں نے کیا کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ رانیہ نے نم آنکھوں سے عاصم کی جانب دیکھا تھا۔ تم نے کچھ نہیں کیا، مگر تمہارے باپ نے میری ماں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ تم جانتی ہو، میری ماں جب بھی تمہارے گھر آتی تھی تو پورے راستے رو رہی ہوتی تھی۔ ان کے آنسو میرے دل پر گرتے تھے۔ میں ہر بار انہیں تمہارے باپ کے گھر جانے سے منع کرتا تھا، مگر انہیں اپنے بھائی سے محبت ہی اتنی تھی کہ وہ ان کے بغیر رہ نہیں سکتی تھیں۔ عاصم نے رانیہ کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا تو ایک پل کے لیے رانیہ ساکت سی رہ گئی۔ عاصم اس کے باپ کے کیے کی سزا اسے دے رہا تھا۔ عاصم، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا تو کوئی لینا دینا بھی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ تمہارا قصور، تمہارا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ تم اس شخص کی بیٹی ہو جس نے ہمیشہ میری اور میری ماں کی تذلیل کی۔ میرے بیمار باپ کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، مگر کچھ پیسوں سے ہماری مدد نہیں کی تھی۔ بتاؤ کیسے بھول جاؤں وہ سب؟ عاصم غصے سے بری طرح پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اب بھی رانیہ کا بازو دبوچے کھڑا تھا۔ عاصم، میں نے تم لوگوں کے جانے کے بعد بابا سے کہا تھا کہ انہیں تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ رانیہ نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ وہ گنہگار نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم ٹھہرا دی گئی تھی۔ رہنے دو رانیہ، میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں تم بھی اپنے باپ کی طرح ہوگی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ جانے کیسے اور کس دل سے اس گھر میں رہو گی۔ تمہیں تو عیش و عشرت کی عادت ہے، اور یہاں تو تمہارے باپ کے گھر والے عیش نہیں ملیں گے۔ عاصم نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ جب تمہارا دل بھر جائے یہاں رہنے سے، اپنے باپ کے گھر کے عیش یاد آنے لگیں تو مجھے بتا دینا، میں تمہارے ہاتھ میں طلاق کے کاغذ تھما دوں گا۔ عاصم کو خود سے اندازہ نہیں تھا کہ وہ غصے میں کیا بول رہا ہے۔ رانیہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنے آرام سے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا، اور اس بات کا اسے کوئی افسوس بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے کپڑے بدلنے کے لیے جا چکا تھا۔ رانیہ بیڈ پر صدمے میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ عاصم کا یہ رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اس کے باپ کے کیے کی سزا اسے دے رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ عاصم کے ساتھ اس کی زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے، مگر یہ فیصلہ اس کے بابا کا تھا، اور وہ ہر حال میں ان کے فیصلے کی لاج رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی شادی کو بچانے کے لیے ایک کوشش کرنا چاہتی تھی۔ وہ اتنی جلدی ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ عاصم اور رانیہ کے درمیان بہت سے فاصلے تھے۔ رانیہ ان فاصلوں کو کاٹنے کی کوشش کرتی،
تو آسم مزید اس سے ایک قدم دور ہو جاتا۔ اس دن کے بعد سے اس نے رانیہ کو کچھ نہیں کہا تھا، نہ ہی اس پر غصہ کیا تھا، مگر وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ رانیہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو کمرے سے نکل جایا کرتا۔ وہ رانیہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا، مگر رانیہ نے اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھ لیا تھا۔ وہ زبیدہ بیگم کو کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ اس نے زبیدہ بیگم سے کھانا بنانا بھی سیکھ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، مگر عاصم خاموشی سے کھانا کھاتا رہتا اور ایک لفظ بھی نہیں کہتا تھا۔ زبیدہ بیگم بھی خاموشی سے ان دونوں کے درمیان فاصلوں کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ مزید اپنے بیٹے پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتی، اسی وجہ سے بالکل خاموش تھی۔ اب انہوں نے رانیہ پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ کس طرح سے ان کے بیٹے کے دل میں جگہ بناتی ہے، مگر اکثر وہ عاصم کو دبے لفظوں میں سمجھاتی رہتی تھی، مگر عاصم ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتا۔ زبیدہ بیگم کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی، مگر وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی تھی۔ اس دن بھی رانیہ نے ان سے ضد کی اور انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے راضی کر لیا۔ اس نے عاصم کو فون کر دیا تھا کہ وہ آج آفس سے جلدی آ جائے اور پپھو کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ عاصم آفس سے جلدی آ گیا۔ زبیدہ بیگم ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ انہوں نے رانیہ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ رانیہ بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ عاصم اپنی ماں کی تربیت پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ عاصم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے آیا، ساتھ رانیہ بھی ڈاکٹر کے روم میں داخل ہوئی۔ رانیہ کو دیکھ کر ڈاکٹر اظہر بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ وہ رانیہ کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ رانیہ بھی انہیں دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ ان کا گھبرانا عاصم کے نگاہوں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ رانیہ بیٹی، اتنے سالوں بعد تمہیں دیکھا ہے، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ ڈاکٹر اظہر شفقت سے رانیہ سے کہہ رہے تھے۔ رانیہ نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا تھا کہ انکل بس کچھ مصروف رہی تھی۔ یہ کہہ کر رانیہ خاموش ہو گئی تو ڈاکٹر زبیدہ بیگم کی جانب متوجہ ہو گئے۔ رانیہ وہاں سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ ڈاکٹر، آپ رانیہ کو کیسے جانتے ہیں؟ عاصم نے یوں ہی ڈاکٹر سے پوچھ لیا، کیونکہ وہ رانیہ کے گھبرانے کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ رانیہ سے میری ملاقات چند سال پہلے ہوئی تھی، جب وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی تھی۔ کوئی کامران نامی شخص اس اسپتال میں داخل تھا اور وہ کینسر کا مریض تھا۔ عاصم اور زبیدہ بیگم اپنی جگہ تھم سے گئے تھے۔ رانیہ اس کا علاج کروانا چاہتی تھی۔ وہ شاید ان لوگوں کا کوئی رشتہ دار تھا، مگر اس کے باپ نے ان لوگوں کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور رانیہ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں رانیہ کو بچپن سے جانتا ہوں، اس کی ماں کا علاج بھی میں نے ہی کیا تھا، اسی وجہ سے رانیہ میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں اس کی مرحومہ ماں کے زیور تھے۔ اس نے میرے سامنے وہ سارے زیور رکھ دیے اور میری منت سماجت کرنے لگی کہ میں کامران نامی شخص کا علاج کر دوں۔ اس وقت رانیہ چھوٹی تھی، اس کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی، مگر وہ اپنی ماں کے سارے زیور لے آئی تھی۔ مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ اس دنیا میں فرشتہ صفت لوگ بھی موجود ہیں۔ میں نے اسی وقت شیراز کو فون کر کے بتایا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی حرکت سے سخت نالاں ہوا۔ اس کی بیوی کے زیورات لاکھوں روپے کے تھے، مگر رانیہ بضد تھی کہ اگر اس کا باپ اور پیسے نہیں دے گا تو وہ یہ زیورات بیچ دے گی۔ آخرکار شیراز کو پیسے دینے پڑے تھے۔ یوں اس شخص کا علاج شروع ہوا تھا، مگر اس کا مرض ناقابل علاج تھا، اسی لیے اس کا انتقال ہو گیا اور یہ بچی مجھے یاد رہ گئی۔ عاصم کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا تو زبیدہ بیگم بالکل خاموش سی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئے تھے۔ رانیہ باہر ہی بیٹھی تھی۔ اسے اس وقت اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ عاصم کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ گھر آ کر رانیہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو عاصم نے زخمی نظروں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ زبیدہ بیگم نے عاصم سے کہا کہ تم چاہو تو اپنے رشتے کو ایک موقع دے سکتے ہو۔ رانیہ کی ان سب میں کوئی غلطی نہیں تھی تو اسے سزا بھی مت دو۔
आसिम खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गया था। रानिया सोफे पर बैठी हुई थी। आसिम उसके कदमों में बैठ गया। रानिया दम बहुत सी आसिम को देख रही थी। आसिम ने रानिया से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत सलूक किया है। ये कहकर आसिम की आंखों में आंसू आ गए थे। रानिया ने आगे बढ़कर आसिम के जुड़े हुए हाथों को पकड़ लिया। मैं आपसे कभी भी नाराज़ नहीं थी आसिम, मैं तो बस आपकी ज़िंदगी में जगह बनाना चाहती हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये कहकर रानिया नम आंखों के साथ मुस्कुरा दी थी। आसिम ने दिलचस्पी से धूप छाँव का ये मंजर देखा था।